हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकमार्क कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो सब, और वीडियो कैसी लग रही है? क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? हाँ, देखो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ा कोल्ड हो रखा है, लेकिन हमारी जो वीडियो है वो नहीं रुकनी चाहिए किसी भी हालात में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। बिल्कुल सही बात है ना भाई? तो सब शेर तैयार हैं? अरे तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हो गए हो, चलो अच्छी बात है। और फुल एनर्जी के साथ में लगे रहिएगा। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, आपके एमसीक्यू की वीडियोस तो डलती ही रहेगी, लेकिन जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं वो भी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ प्रॉपर। और ये रहेगा कि आपका जो मॉडल पेपर है, 3 मॉडल पेपर मैं जल्दी आप सभी के लिए लॉन्च करने वाली हूँ फिजिक्स के, तो तैयार रहिएगा। बस शर्त यही है कि आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। समझ में आया? किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्रॉपर पूछ सकता है, और जुड़े रहिएगा बुकमार्क कोचिंग क्लासेस के साथ में। आप भी मेहनत करते रहो और हम आपके लिए ही यहाँ पर मेहनत करना जारी कर दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई अपनी वीडियो को। तो देखिएगा अपना जो पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखो इस बार मैंने उसको पीडीएफ फॉर्मेट कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप सभी को ये लगता है कि नहीं, क्वेश्चन हम उठाते नहीं है, खुद बनाते हैं। क्योंकि सिलेबस जो है आपने देखा होगा 2026 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों ही चेंज कर दिए गए हैं पिछले साल से। बिल्कुल, जो पिछले साल का जो सिलेबस था आपका, वो इस साल बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। बिल्कुल हटाए हैं ना? तो क्या होता है कि जो बच्चे बहुत यूट्यूब पर जो पहले वाली वीडियो देख रहे हैं किसी भी चैनल की, तो उनमें क्या है कि जो पहला जो सिलेबस है उनके इंक्लूड करके डाल रखा है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसी वजह से मैंने जो सारे क्वेश्चन हैं आपके खुद बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो तैयार हो जाइएगा भाई अपना पहला क्वेश्चन के लिए। बताइएगा कि पहला क्वेश्चन है आपका एन टाइप। ध्यान है कौन सा है ये वाला? एन टाइप पी टाइप पढ़े हैं आपने, जो आपका 14 चैप्टर है सॉरी, और 7 जो चैप्टर है मोस्टली उसके क्वेश्चन मिलेंगे आज की वीडियो में आपको। चैप्टर नंबर 14 एंड 7, सॉरी 7 कौन सा? एसी अल्टरनेटिंग करंट आपका है, और सेमी कंडक्टर जो आपका चैप्टर है 14, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके चैप्टर। और एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादातर मैं जो आज की वीडियो है इन्हीं पर बेस है। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। एक चीज बताओ कि एन टाइप और पी टाइप मैंने आपको पढ़ाया है, सेमी कंडक्टर की बात हो रही है। एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर किसके ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल होते हैं भाई? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसमें? एन टाइप में। और पी टाइप में क्या होते हैं भाई? होल होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्युत चालन का कारण, सीधी शब्द बात है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे उसी की वजह से क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्यों होता है मैडम? बिल्कुल सही सी बात है। देखो मैंने बताया था बात किसकी हो रही है यहाँ पर? सेमी कंडक्टर की हो रही है। और हमने जब ग्राफ पढ़े थे किसके लिए? इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या? तो हमने पढ़ा था जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर दोनों तरह से बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी। कैसे करता है मैडम? जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जबकि लो टेम्परेचर पर एज आ इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यहाँ कह रहा है ताप बढ़ाने पर। क्लियर? ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, करंट फ्लो होगी, करंट
फ्लो होगी मतलब चालन की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। और जब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, प्रतिरोध का काम ही क्या है, बाधा उत्पन्न करना है। तो कौन सा होगा, घटता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, याद आ रहा है, क्या कहते हैं भाई, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कौन सा है, कमरे के तापमान पर आंतरिक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या होती है। देखो बेटा, ये जो छिद्र है आप इसको होल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, होल, ठीक है। पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो क्या रूम टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ध्यान से सुनना, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में करंट कंडक्शन किसके कारण होता है, करंट का जो चालन है किसके कारण होता है। देखो दोनों में क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमाई है, उसमें प्योर हिंदी डाल दी उसने। कैसे डाला है कि पी एन टाइप, वहां पर क्या पूछा, एन टाइप अर्धचालक में विद्युत का चालन किसके लिए, किसकी वजह से होता है। यहाँ पूछ लिया कि पी टाइप अर्धचालक में जो विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है, बिल्कुल होल की वजह से होता है। किसकी वजह से, होल, क्योंकि यहाँ पर पी टाइप में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर मतलब होल की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कुछ ग्राफ देखे देखे से लग रहे हैं ना। दिखाए गए पीएन जंक्शन पर आवेश वितरण का ग्राफ क्या है। मुझे एक चीज बताओ, ये क्या बता रहा है, ये देखो, पहली बात तो ये और ये तो होंगे ही नहीं। क्लियर, बात आती है इन दोनों की। मुझे एक चीज बताओ, मैं जब बात कर रही हूँ पी टाइप और एन टाइप की, पी टाइप पर होल ज्यादा होते हैं और एन टाइप पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। क्लियर बात है, क्लियर बात है या नहीं है, है ना भाई। तो हमारे पास में जब होल्स की हम बात कर रहे थे होल्स की बात, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्या प्रोसेस करता है, और जबकि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो होल को अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा, पी, ये वाला सी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी रजिस्टिविटी है। रो क्या होती है बेटा, रजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ एन चालक की बात कर रहे हैं तो क्या ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्लियर। और पी में क्या होंगे, होल ज्यादा होंगे। जब एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो जो हम रजिस्टिविटी मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। और मैंने आपको क्या बताया था, बताओ फटाफट से, कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा हमारा क्या है, कुचालक पदार्थ में सहसंयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच होता है। क्या आपने ग्राफ पढ़ा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में हमने ग्राफ पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या कुछ। तो हम जब बात करते हैं, ध्यान रखना तीनों का बता रही हूं मैं, तीनों का बता रही हूं। जब हम कंडक्शन चालन बैंड की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप होता ही नहीं है। जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बीच में तो बिल्कुल होता है, सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है, याद रखना, ठीक है। जब आप बात करते हैं कुचालक पदार्थ की, किसकी, इंसुलेटर की बात करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग आपके पास में होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत ज्यादा होता है। तो कैसा होता है, चौड़ा बैंड गैप होता है। तभी तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में नहीं पहुंच पाते, वैलेंस बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और इसी वजह से क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो भी नहीं होता है। क्लियर भाई, समझ में आया।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा है। एलसी परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होती है किसके होती है? फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई। बताओ भाई कैसे आया? बताऊं? ये आप जानते हो ओमेगा बराबर होता है किसके? 1/√LC के। क्लियर? जब आप LC सर्किट की बात करते हो, ओमेगा आपके पास में क्या है? कोणीय फ्रीक्वेंसी, जबकि आपको यहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। वी नो दैट, आप जानते हो ओमेगा बराबर होता है 2πf के। क्लियर? अरे होता है या नहीं होता? होता है ना। तो यहां से मैं ये वैल्यू रख दूं कि 2πf किसके बराबर होगा? 1/√LC। और यहां से आप f निकालोगे तो 2π नीचे चले जाएगा और कितना आएगा? LC। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। क्लियर भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है कि LCR श्रेणी क्रम में, ध्यान से सुनना, LCR, पहले हम LC पढ़ते हैं, फिर हम कौन सा पढ़ते हैं? LR भी पढ़ते हैं, याद आ रहा है? श्रेणी क्रम में R L C में वोल्टता क्रमशः VR VL और VC है, तो आरोपित AC स्रोत की वोल्टता होगी क्या होगी? इनमें से कौन सी होगी क्या? चलो मैं बताती हूं। जब हम LCR सर्किट की बात करते हैं, क्लियर, तो वहां पर LC और R तीनों किस में कनेक्टेड होते हैं? सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही होते हैं बेटा, तीनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये L, ये C, ये R, ऐसे ही होते हैं ना कनेक्टेड। यहाँ पर वोल्टता हम मेजर कैसे करते हैं? बताइएगा जल्दी, कैसे करते हैं? जब सीरीज में, तो हम जो रिजल्टेंट वोल्टेज हम निकालते हैं V बराबर, याद आ रहा हो तो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, VR का स्क्वायर होता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपके पास में वोल्टता होती है। कोई ऑप्शन है इसमें मैच? कोई ऑप्शन हो रहा है इन सभी में मैच? नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? बात करते हैं प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का SI मात्रक, प्रतिबाधा क्या होती है? जो रेजिस्टेंस हमारा होता है। रेजिस्टेंस किसका काम करता है? हमारे पास में रुकावट का काम करता है। क्लियर? तो आपने ध्यान निकाला होगा कि हम जब रिजल्टेंट हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, LCR सर्किट की बात करते हैं, रिजल्टेंट, तो आपके पास में वहां Z, उसको आप रिजल्टेंट R से रिप्रेजेंट करते हो या नहीं करते? तो वहां पर आप क्या लिखते हो? अंडर रूट। क्लियर? रिजल्टेंट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही करते हो। क्यों? ये कहाँ से आता है? V बराबर IR। जब आप रेजिस्टेंस करते हो देन ये आता है V। L की बात करते हो तब आप आता है IXL। जब आप VC की बात करते हो देन आता है IXC। क्लियर? यही आता है क्या? तो आपके पास में रिजल्टेंट, और वी नो दैट आप क्या पढ़ के आए हो? XL होता है ओमेगा L के, और XC किसके बराबर? 1/ओमेगा C के बराबर होता है। क्लियर? ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। ओम्स के नियम की हम बात करें, याद आ रहा है ओम के नियम की? तो इसका भी ओम होगा, इसका भी ओम। ओम स्क्वायर में है, बाहर आएगा तो क्या होगा? ओम होगा। तो प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है अपना? बताओ। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक होता है। ये इससे पहले वाली में भी करवाया था शायद, क्वेश्चन बताया था। LCR रेजोनेंस की कंडीशन में मैंने बताया था कि XL किसके बराबर होता है? XC के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? XC। क्लियर? XL की वैल्यू अभी लिखाई ओमेगा L, XC की 1/ओमेगा C। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल
करेक्ट, क्योंकि बात आ रही है अनुनाद की। ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन भी, है ना, फर्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कौन सा है? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, अभी निकाला है, ऑप्शन नंबर डी, बताओ। चलो, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान होता है, क्या होता है? क्या आपने ये चीज पढ़ी है? मैंने आपको करंट और उसकी इक्वेशन लिखाई थी ईएमएफ की, या फिर ये लिख सकते हैं, याद आ रहा है? यहां पर कौन सा, देखो, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, ये तो हम जब सॉल्व करते हैं देन तब आती है, हमारे पास में ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, कितना होता है भाई? 0 होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। कितना होता है? 0 होता है, कितना? 0 होता है भाई, क्लियर? कितना होगा? 0 होगा, क्या? फेज डिफरेंस, ठीक है। देखो कैसे आएगा बेटा, ये जो फाई लेते हैं ना, फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है, तो वहां क्या था? ओमेगा टी था, रेजोनेंस में दोनों इक्वल था हमारे पास में। किसकी बात कर रहे हो? प्रतिरोध की आप यहाँ बात कर रहे हो, ठीक है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ की बात करते हो, और ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आता है? सिर्फ करंट में चेंज आता है। मैंने बताया था जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो π/2 हमारे पास में आगे जाता है, फेज जो डिफरेंस होता है कालांतर। जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो π/2 पीछे आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ चेंज किस में होते हैं? करंट में, ना कि ईएमएफ में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, क्लियर। विद्युत वाहक बल में वो सेम होता है, इसी वजह से जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा? 0 आएगा। उठा के देखना। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कैसा है भाई? देखो, एसी परिपथ में धारा की माप, ध्यान से सुनना, 4 एम्पियर है, तो उस धारा का अधिकतम परिमाण कितना होगा? क्या लिखाया था मैंने रिलेशन, क्या याद आ रहा है? ये वाला RMS इक्वल होता है I0 अपॉन √2। ये डिफाइन भी करवाया था आपने क्लास में, करवाया था। चलो, मैंने बताया था I0 आपके पास में क्या होती है? मैक्सिमम करंट होती है, अधिकतम धारा होती है, क्लियर। और पूछा क्या गया है? अधिकतम धारा का परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा गया है, क्लियर। तो वैल्यू लिखें भाई, कर दे। चलो, कितनी आएगी? I0 बराबर आएगा IRMS अंडर √2। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 4√2 वैल्यू दी हुई है। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 सोलवा क्वेश्चन क्या है? एलसीआर परिपथ में आपके पास में एल दिया हुआ है, बताया था, हेनरी होता है इंडक्टेंस। कैपेसिटर दिया है माइक्रोफैरड में, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका दिया है 100 ओम। श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति होगी, क्या होती है भाई? फटाफट से बताओ। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपके पास में LCOR अभी निकाली है, बिल्कुल निकाली है ना अनुनादी आवृत्ति, याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। ओमेगा बराबर किसके होता है? 1 अपॉन √LC के। एल आपको गिवन है, कितना है? 8 हेनरी, क्लियर। सी आपका गिवन है कितना? 0.5 माइक्रोफैरड है, तो इसको लिख सकती हूँ 10⁶ फैरड, क्लियर। चलो सॉल्व करें। अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है ये, ना कि आपके पास में नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक आवृत्ति नहीं, अनुनादी। इसलिए मैं ओमेगा की ही वैल्यू निकालूंगी, ओके। चलो भाई, तो आप बात कर रहे हो, लिखिएगा वैल्यू। एल की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 8।
सी की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर भाई, समझ में आया यहाँ तक आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व कर लेते हैं कि ओमेगा बराबर 1/√8 पंजो कितने होते हैं 40 हो गए, और एक पॉइंट के बाद 0.0 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर? चलो 10 की पावर -6 रूट से बाहर आएगी, 10 की पावर -9 आएगी, और √4 कितना आएगा 2 आएगा, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 1000/2। 1000 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा 500 रेडियन पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, IRMS का मान निकालना है। तो I बराबर क्या आप हम कंसीडर कर सकते हैं, ये होती है वैल्यू। क्लियर? चलो तो यहां से कंपेयर करने पर I0 की वैल्यू कितनी आई भाई 60 हमारे पास में आई है, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास में आई है 100 पाई। आपको क्या निकालना है, IRMS बिल्कुल निकाल सकते हो, किसके बराबर I0√2। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, कितनी आएगी 60/√2। ये ऑप्शन मिल गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर सही है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, पता है क्या करते हैं वो, ये √2 से फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया, कितना आएगा √60 √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 का भाग दोगे 60 में, कितना आएगा 30√2। कई बार ऑप्शन आपको ये भी दिया हुआ होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अपन को। समझ में आया भाई? ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन को घुमा रहा है एग्जामिनर, बार बार ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे यहाँ बात कर दी क्वेश्चन नंबर 18 में, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 ओमेगा टी, ध्यान से सुनना, करंट अब आपको किसकी फॉर्म में दे दी है 5 कॉस की फॉर्म में दे दी है, कॉस फंक्शन की फॉर्म में एम्पियर, तथा पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट। तो पावर आपको निकालनी है, ठीक है, पावर लॉस आपको निकालनी है, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन ये दोनों फंक्शन सेम करने होंगे मुझे। उसके लिए क्या मैंने आपको एक रूल बताया था, ASTC लो, याद आ रहा है? अरे पढ़ा होगा भाई, ये वाला याद आ रहा है? तो जो मैं करंट है कोस को साइन में चेंज करूंगी, कैसे करूंगी, ये लो, ठीक है, मैं इसको ये लिख सकती हूं, क्या बताओ, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? π/2 प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, अरे होता है या नहीं होता, कि साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो कॉस थीटा को मैं ये लिख सकती हूँ, मैंने भी तो वही किया है। अब बताओ, ये वोल्टेज और जो हमारे पास में करंट है, दोनों एक ही फंक्शन में, एक ही फलन में आ गई है, आ गई। चलो क्या पूछ रहा है, पावर लॉस पूछ रहा है। क्लियर? पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे। वी नो दैट, यहां लिख दी हूं मैं, वी नो दैट पावर हानि निकालने का फॉर्मूला, PRMS निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास में VRMS IRMS cos ऑफ फाई होता है। क्लियर? तो देखो VRMS IRMS तो हम निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस फाई निकालना है। उसी के लिए हम यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं। ये आपके पास में φ2 है, ये आपके पास में φ1 है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है, φ2 माइनस
phi1 लगा दो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, कितना बचेगा, पाई बाई 2। और मुझे बताओ कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आपके पास में पावर कितनी आएगी, 0 वोल्ट आ जाएगी। तो हानि कितनी होगी, 0 वोल्ट की हानि होगी। क्लियर, वोल्ट की होगी, वोल्ट की नहीं, वोल्ट की। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एलसी परिपथ की दोलन आवृत्ति ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एफ है, यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगना कर दिया जाए तो आवृत्ति क्या होगी। करें, अरे तैयार हो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ कर दूं, कर दे, चलो आ जाओ। ओमेगा बराबर वही फॉर्मूला आएगा, ध्यान से सुनना, आपने एफ निकाला 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्लियर, यही कर रही हूं मैं, कुछ चेंज नहीं कर रही। तो पहले हमारी फ्रीक्वेंसी थी ये। क्लियर, अब क्या कर दिया, कैपेसिटर और प्रेरकत्व को दुगना कर दिया, मतलब आपके पास में सी डैश जो नया आया है वो आया है 2C और एल डैश आपके पास में आया है 2L। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, मतलब आपको एफ डैश आपको निकालनी है। कैसे करोगे बताओ, करें, चलो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट एल डैश सी डैश। क्लियर, चलो 2 पाई एल डैश की वैल्यू कितनी है 2L और इसकी वैल्यू 2C, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितना आएगा 1/2 पाई अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई 4LC। क्लियर, चलो यहां तक आया समझ में, इक्वल करके लिख रही हूं। हाँ, तो आपके पास में एफ डैश, अब ध्यान से सुनना, √4 है, बाहर लेंगे कितना आएगा √2, तो क्या ये वैल्यू बनेगी, पहले तो ये देखो अंडर रूट LC। क्लियर, और एक जो 2 बचेगा वो मैंने यहाँ रख दिया। मुझे एक चीज बताओ, ये वाली किसके बराबर आ रही है वैल्यू, क्या इसके बराबर आ रही है, आ रही है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा F/2। मतलब आपके पास में यदि आपने धारिता कैपेसिटर को डबल कर दिया और प्रेरकत्व इंडक्टर को भी आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो आधी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, ऐसे होगा, ये वैल्यू है, ये एज इट इज एफ के बराबर है, /2 में है तो F/2। क्लियर भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एग्जाम क्वेश्चन दिया है। कैसे, देखो, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस और शिखर मान रिलेशन निकालना है, भी हम जानते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने सिर्फ कंफ्यूज किया है, यही रिलेशन होता है, आरएमएस और शिखर मान बोलते हैं इसको। लेकिन अब यहाँ बोलोगे कि मैडम ये तो पॉइंट बहुत सारे बच्चे करके आएंगे ये वाला ऑप्शन, लेकिन गलत होता है, क्योंकि बेटा जो √2 की वैल्यू होती है वो होती है 1.414 समथिंग। क्लियर, तो आप यहाँ पर जो IRMS करते हो, ध्यान से सुनना, वहां पर क्या करोगे, I0 में किसका भाग दोगे, 1.414 का जब भाग दोगे तो आपके पास में रिलेशन आएगा 0.707 I0। बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन, एक नंबर छोड़ के आ जाओगे, क्यों, क्योंकि भाग दे दिया बस उसने, और आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इसी प्रकार √3 की वैल्यू होती है 1.7313 समथिंग। क्लियर, ये देखो, तो इसी के साथ आज आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर मोस्टली चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14 से उठाए गए हैं, क्योंकि वेटेज बहुत अच्छा है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, और मैंने आपको बताया है कि 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए हैं, और सारे की जो सारे क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
तो लगे रहिएगा, आपकी जो कल की वीडियो होगी वो और भी मज़ेदार होगी। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि उनका भी तो भला होना चाहिए। और इसी के साथ लगे रहिएगा, आपके जो बिल्कुल सारे जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो सारे सब्जेक्ट बनाएंगे ना, बिल्कुल हाँ। तो क्या करना है, और जो अपने 3 मॉडल पेपर है बहुत जल्दी लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो लगे रहिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।